जिस भी इनके ऑर्गन के साथ या जिस भी बॉडी के साथ ये मिल जाएंगे तो उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इसके अलावा अब इसकी प्रेजेंस कैसे होती है, इसके अंदर हम पहले नंबर पर इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर, तीसरे नंबर पर इसकी फॉर्मेशन, और उसके बाद टाइप्स, और पांचवें नंबर पर इसके फंक्शन। तो पहला नंबर इंट्रोडक्शन। अब ये लाइसोसोम किन के अंदर मौजूद होता है, तो लाइसोसोम पहले नंबर पर एनिमल सेल और एनिमल सेल्स एक्सेप्ट एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स का मतलब रेड ब्लड सेल, इनके मैच्योर रेड ब्लड सेल उसके अंदर ये नहीं पाया जाता। उसके बाद ये अब किन में एब्सेंट होता है, दूसरे नंबर पर एब्सेंट इन प्लांट सेल, एक्सेप्ट रूट्स है, जो रूट्स होती हैं कुछ ये प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स के अंदर ये पाया जाता है, जैसे कि रूट्स ऑफ मेल पी सीड्स और कॉटन, इनकी सिर्फ रूट्स के अंदर ये लाइसोसोम पाए जाते हैं। ताकि पी सीड्स कैसे इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि जब वो उन्हें ग्रो करना होता है तो उन्हें खुराक एनर्जी की जरूरत होती है, तो स्टार्च इनके अंदर मौजूद होती है, तो ये स्टार्च को इनके सेपरेट करके उन्हें एनर्जी मुहैया करते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर अब इसकी इनके सबसे पहले इसे डिस्कवर किसने किया था, डी ड्यूटी 1955 इसे डिस्कवर किया गया था। अब उसके बाद इसके जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होते हैं, ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस, ये स्ट्रक्चर में इसका स्ट्रक्चर, इसमें ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस। इसकी इसके अंदर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन इसे कवर कर रही होती है ऑल कंटेंट को, और इसके अंदर जो इसकी मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के अंदर इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब जो इसके बाहर इनके साइटोसोल होता है यानी साइटोप्लाज्म, उसकी पीएच न्यूट्रल होती है यानी 7 अबाउट, यानी उसके साइटोसोल उसकी जो पीएच होती है अबाउट 7 होती है यानी न्यूट्रल होती है। लेकिन इसके अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है इसका, इसकी जो पीएच होती है वो होती है 5, जो इनके लाइसोसोम की पीएच होती है वो होती है 5। तो इसको मेंटेन यानी इसको 5 कैसे किया जाता है, ये इसके अंदर लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे ये ऐसे लाइसोसोम उसके यानी सिंगल मेम्ब्रेन, इसके अंदर ऐसे इधर पंप होते हैं जिसे हम हाइड्रोजन पंप कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, वह जो H+ आयन होंगे उनको अंदर की तरफ मूव कराएंगे। जब वो अंदर मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो इधर इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और H+ हमेशा क्या करता है, वो उसकी इनके पीएच को क्या कर देता है, कम कर देता है, वो एसिडिक बना देता है। तो इस इनके पंपिंग के लिए हमें एटीपी की जरूरत होती है, तो एटीपी इसके अंदर इस्तेमाल होती है, एडीपी बनता है। इस तरह से इसके जो पीएच को मेंटेन किया जाता है। तो इसके जो सारे एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, उनको एसिडिक माहौल चाहिए उसको एक्ट करने के लिए। तो अब उसके अलावा इनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाटर को ऐड करके किसी भी चीज को यानी किसी भी कंपाउंड को तोड़ देते हैं। तो वाटर कैसे, मिसाल के तौर पर जैसे ये है मोनोमर, अब उसके साथ बॉन्ड ये 3 मैंने जोड़ दिए, ये क्या बन गया, पॉलीमर। तब ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन इनके इस तरह से ये वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा, एक H+ और OH नेगेटिव ये बन जाएंगे, और ये क्या करेंगे, इस पर एक्ट करेंगे, और इनको एक इसके साथ जोड़ देगा और एक इसके साथ, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इनके टूट जाएंगे। तो ये इसी तरह पॉलीमर को वाटर का एक्ट करा के उनको क्या कर देते हैं, वो मोनोमर में तब्दील कर देते हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब उसके बाद स्ट्रक्चर, अब उसके स्ट्रक्चर हो गया दूसरा नंबर। अब फॉर्मेशन, तो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन में इसकी सबसे पहले जो न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस ये हो गया न्यूक्लियस के साथ वो जो
न्यूक्लियस के साथ होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गया आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये हो गए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी वेसिकल्स निकलते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। जबकि जो एसईआर से यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं वेसिकल, हम उसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। इनसे वेसिकल निकलेंगे, ये वेसिकल कहां जाएंगे, ये वेसिकल ऐसे आगे एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उसकी फार्मिंग फेज से वो अटैच हो जाएंगे, इधर फार्मिंग फेज, इसी हम कहते हैं, अगर फार्मिंग फेज कहते हैं तो ये फार्मिंग फेज जो उसके साथ वो अटैच होंगे, फार्मिंग फेज। तो ये इधर आके फार्मिंग फेज के साथ अटैच होंगे। अब इनके अंदर मॉडिफिकेशन होगी, इनके अंदर पैकिंग होगी प्रोटीन की, यानी कि जो इसके अंदर एंजाइम जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो काम होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। वो प्रोटीन सिंथेसिस करके वो एंजाइम को सिंथेसिस करके इस वेसिकल के अंदर डाल देंगे। तो उसके बाद वो उसके जो मैच्योरिंग फेज होगा उस पर आ जाएंगे। अब मैच्योरिंग फेज से क्या निकलेगा, ये इस तरह से आगे लाइसोसोम का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसे हम कहेंगे लाइसोसोम। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगी। अब जो ये हो गया फार्मिंग फेज और ये जो है इसे हम कहते हैं मैच्योरिंग फेज, जहां से ये लाइसोसोम फॉर्म होते हैं। तो वो मैच्योरिंग फेज से लाइसोसोम निकलेंगे। अब इस इन लाइसोसोम को कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम। या उसकी टाइप में भी आएगा, ये सबसे पहले जो लाइसोसोम बना उसे प्राइमरी लाइसोसोम। जब ये इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, वो अब एक्ट नहीं करेंगे, वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। जब ये लाइसोसोम आगे जाके किसी भी फूड वैक्यूल, फाइगोलाइसोसोम, फाइगोसोम, एंडोसोम या फिर उसके बाद फूड वैक्यूल, जिससे भी ये मिलेंगे तब जाके इसकी जो एंजाइम होंगे हेटेरोलिटिक एंजाइम वो एक्टिव हो जाएंगे। तब जब एक्टिव एंजाइम होंगे तब हम इसको कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में ये फर्क होता है कि प्राइमरी के अंदर जो हेटेरोलिटिक एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फूड वैक्यूल के साथ अटैच बाउंड कर जाता है और उसके जो अब एंजाइम है वो एक्टिव हो जाते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब इनमें से जो खुराक इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो उसके अंदर वो उसको एनर्जी को जज्ब कर लेंगे और वो उसकी जो एनर्जी साइटोप्लाज्म के अंदर वो रिलीज हो जाती है डिफ्यूजन के या किसी भी प्रोसेस के साथ। अब इसके साथ जो तीसरी इसकी किस्म आएगी वो ऐसी होगी कि इसके अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। इसी अनडाइजेस्टेड मटेरियल को स्टोर करने वाली बॉडी को हम बाद कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी कहते हैं, लेकिन बाद कुछ किताबों में इसे लिखा हुआ है टर्शरी लाइसोसोम, टर्शरी लाइसोसोम या फिर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। फिर ये जो होता है ये सेपरेट होता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे सेल से बाहर निकाल देता है। अब ये इसकी तीन किस्में यानी कि फॉर्मेशन होगी। पहले न्यूक्लियस से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल निकलेंगे। वेसिकल किसके साथ फ्यूज करेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ, उसकी फार्मिंग फेज के साथ। फिर फार्मिंग फेज इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगी, इसकी एंजाइम की सिंथेसिस होगी। उसके बाद उसकी मैच्योरिंग फेज से लाइसोसोम निकलेंगे। उसके मैच्योरिंग फेज से जब निकल जाएंगे तो उसे हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। उसके बाद वो जब फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज करेगा तब उसे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, क्योंकि उसके जो लाइसोसोम हेटेरोलिटिक लाइसोसोम होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। अब उसके बाद इसकी एनर्जी जज्ब हो जाएगी। उसके बाद जो इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा उसको भी एक उसने कवर किया होगा। अब उसको हम टर्शरी लाइसोसोम या कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहेंगे। अब उसके बाद है इसकी टाइप्स भी इनमें इसकी टाइप्स हो जाती हैं। अब इसकी पहली टाइप्स मैंने आपको प्राइमरी लाइसोसोम में इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक ईंधन। उसके बाद दूसरे नंबर पर सेकेंडरी लाइसोसोम।
इसके अंदर एक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिव फॉर्म हाइड्रोलिटिक ईंधन, हाइड्रोलिटिक ईंधन। और उसके बाद तीसरे नंबर पर टर्शियरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम। लाइसोसोम इसमें क्या होता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड, ये इसकी 3 किस्म, ये इनकी जो 3 किस्म है मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर है। इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, मैट्रिक्स इसका कैसा है, जो उसके अंदर जो मटेरियल है वो कैसा है, उसकी बुनियाद पर हमने इसे 3 किस्मों में तकसीम कर दिया। अब इसके बाद आखिरी इसका आ गया फंक्शन। अब इसने 6 इसके मेन फंक्शन हैं। जो पहले नंबर पर जो फंक्शन है वो इसका इंटरसेलुलर डाइजेशन। अब इंटरसेलुलर डाइजेशन में एंडोसाइटोसिस होती है, और एंडोसाइटोसिस के आगे फिर किस्में हैं। एक पहली किस्म पिनोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस। तो पहले नंबर पर आ गया फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस। फाइगो का मतलब ये एक ग्रीक वर्ड है फैजियन, ईटिंग, इसे कहते हैं ईटिंग। तो सेल ईटिंग प्रोसेस, इसके अंदर क्या होगा। अब दूसरे नंबर पर पिनोसाइटोसिस। अब पिनोसाइटोसिस का मानी ये निकला है पिनियन, ग्रीक वर्ड पिनियन से। इसका मानी ईटिंग और इसका मानी होता है ड्रिंकिंग। तो इसमें और इसमें फर्क ये है कि इसमें जो फूड वैक्यूल बनेगा या जिसको ये इसने इनके लाइसोसोम ने डाइजेस्ट करना है, उससे एनर्जी लेनी है, वो क्या होगा लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ठोस फॉर्म में, यानी कि सॉलिड में होगा, सॉलिड फॉर्म। अब लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। उसके बाद अब ये फाइगोसाइटोसिस कैसे हो जाती है, ये होती है कि कोई भी बैक्टीरिया आ जाता है। बैक्टीरिया अगर इनके सेल वॉल से, मिसाल के तौर पर एक ये सेल वॉल है, तो अब इधर से बैक्टीरिया अगर इन्वॉल्व हो, यानी कि कंट्रैक्ट, इधर इसके जो सेल वॉल यानी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी पेरिफेरी पोजीशन होती है बिल्कुल ही उनके किनारों के साथ। उधर एक्टिन और मायोसिन, अभी माइक्रोफिलामेंट जो हमने पढ़ा है, एक्टिन और मायोसिन होते हैं, वो कंट्रैक्ट करते हैं तो ये इन्वेजिनेट कर देती है मेम्ब्रेन। जब ये इन्वेजिनेट करती है तो वो जो फूड वैक्यूल होता है वो इसके अंदर ऐसे इसके गिर्द, बैक्टीरिया के गिर्द या फिर लिक्विड मटेरियल जो होता है उसके गिर्द एक फूड वैक्यूल, एक यानी कि मेम्ब्रेन बन जाती है। और ये आप जब अंदर आएगा तो इस तरह से इसका एक यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐसे बैक्टीरिया मौजूद। अब ये अंदर आएगा, इसके अंदर ये क्या होगा, लिक्विड मटेरियल। ये दोनों फिर क्या करेंगे, लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेंगे। जब ये दोनों, अब लाइसोसोम इधर यानी कि वो फॉर्म है तो उसे हम प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। जब ये इसके साथ और इसके साथ फ्यूज करेगा तब ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके जो एंजाइम होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे और इसे हम क्या कहते हैं, इसे जब एक्टिव होंगे तो इसके जो मटेरियल होगा उसको क्या कर लेगा, वो डाइजेस्ट कर लेगा। और डाइजेस्टेड मटेरियल को वो साइटोप्लाज्म के अंदर भेज देगा और उसका जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो टर्शियरी लाइसोसोम की सूरत में उससे इधर से फिर क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस होगी। ये जो यानी एक जो इससे जो यानी कि फूड जज्ब हुई, इसके अंदर जो एनर्जी हुई वो जज्ब होगी। उसके बाद फिर क्या करेगा, ये ऐसे एक टर्शियरी लाइसोसोम बनेगा इसके अंदर, फिर ये इसके साथ फ्यूज कर देगा। जब ये फ्यूज करेगा तो इसका अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा वो क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से वो बाहर निकल जाएगा। अब एक होता है फाइगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, उसके बाद होता है ऑटोफैगोसोम। तो ऑटोफैगोसोम और फाइगोसाइटोसिस में फर्क यह है कि जो ऑटोफैगोसोम होता है उसका मतलब है कि किसी सेल की अपनी ऑर्गेनेली को वो क्या करेगा, इंगल्फ करेगा। सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है। सेल्फ ईटिंग प्रोसेस होता है कि जब किसी भी सेल को एनर्जी की जरूरत है, स्टारवेशन में, यानी कि अगर एनर्जी नहीं मिल रही सेल को तो वो क्या करेगा, वो लाइसोसोम को इस्तेमाल सेल करता है और अपनी ही ऑर्गेनेलीज को वो क्या करता है, डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी लेता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होता है एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके अंदर
जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो ओल्ड जब हो जाता है, यानी कि नाकिस हो जाता है, तो वो लाइसोसोम भी उसको क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं। ये इसके साथ यूज करेंगे, यूज करके इसको क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट। अब ये जो अपनी ही उसके अपनी ऑर्गेनेल है, इसे हम कहते हैं ऑटोफैगोसोम। और जो ये फैगोसाइटोसिस है, इसके अंदर कोई बाहर से कोई मटेरियल आएगा सॉलिड फॉर्म में, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। तो फैगोसाइटोसिस और ऑटोफैगोसोम में ये फर्क है। ऑटोफैगोसोम में अपनी ही सेल ऑर्गेनेल जो कि वो भी ठोस शक्ल में होती है, तो उसको वो इंगल्फ करके उसको डाइजेस्ट कर देंगे। और उसके बाद एक और प्रोसेस ये होता है, ये होगी ऑटोफैगोसोम। ये भी आप इसकी यानी टाइप में लिख सकते हैं, ऑटोफैगोसोम के जो अपनी ही ऑर्गेनेल को यानी डाइजेस्ट कर ले। उसके बाद आगे ऑटोलाइसिस, खत्म हो गया। ऑटोलाइसिस में क्या होता है, जब ये लाइसोसोम ओल्ड हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने जो एंजाइम होते हैं प्रोटीटिक, अब इनकी मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, इनके वो रप्चर हो जाती है, और इनके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर इनके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक्टिव फॉर्म में निकल आते हैं। तो ये अब इस अमल को हम कहते हैं ऑटोलाइसिस, कि इसने अपने ही जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ही उसने क्या कर लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है, उसको डाइजेस्ट करके उसको तोड़ दिया। जब ये तब ही होगा जब ये क्या होगा, ये ओल्ड फॉर्म में, कि जब ये ओल्ड हो जाएगा तब इसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, उसको अपने ही जो एंजाइम होंगे वो डाइजेस्ट करके इसे इनके रप्चर कर देंगे। तो इसे हम कहते हैं ऑटोलाइसिस, यानी कि इसका हम सुसाइडल बैग भी इसीलिए कहा जाता है, सुसाइडल बैग। अब उसके बाद ये ऑस्टियोजेनेसिस में भी होता है। ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे बून कोई भी अगर टूट जाती है तो उसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करते हैं, बून को एब्जॉर्ब करते हैं, इनके जो बून टूट जाती है उसके सेल को ईट करते हैं। उस उधर भी ये क्या होते हैं, जो लाइसोसोम होते हैं उसके अंदर भी बहुत ज्यादा फॉर्म में होते हैं, ताकि वो बून सेल्स को क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, उसको ईट कर लें। तो ऑस्टियोजेनेसिस। उसके बाद फर्टिलाइजेशन में भी सैकरोप्लाज्म होता है। सैकरोप्लाज्म किसे कहते हैं, सबसे बड़ा जो इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा लाइसोसोम होता है वो सैकरोप्लाज्म है, यानी एक्रोसोम। ये स्पर्म सेल के अंदर होता है, उसके हेड रीजन में। जब ये एग सेल को फर्टिलाइज कर रहा होता है तो उसको क्या करता है, उसकी मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए जो स्पर्म सेल होता है वो इसी एक्रोसोम को इस्तेमाल करता है, उसको इनके डाइजेस्ट करके एक पाथ मुहैया करता है और वो फर्टिलाइजेशन होता है।